सो hey guys, welcome back to another novel explanation of Reinaged Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर तुमने हमारे इस चैनल का ये एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, फिर यहाँ पर वापस आना, जिसका कि लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में जरूर मिल जाएगा। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के लेट्स डिग। द लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर वांग लिंग को एक फीमेल स्केलेटन मिल जाती है, जिसके बाद हमें दिखाई जाता है कि इम्पोर्टर ग्रैंड का वो ट्रेजर स्क्रॉल उस लाइट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। साथ ही हमने देखा था कि वांग लिन अपनी कल्टीवेशन लेवल को अर्ली स्टेज ऑफ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंचा दिया था। साथ ही वो जो लीफ डोमेन उसके फोरहेड पर बना हुआ था वो सील भी अब 10% तक फेड हो चुकी थी। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि उसकी सोल फ्रेगमेंट्स रिफॉर्म करना शुरू कर देती है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि वांग लिन ने उस फायर क्लाउड विलेज को छोड़ दिया था और अब वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट की तरफ रवाना हो जाता है, जो कि बीलो कंट्री के 3 ग्रेट सेक्ट्स में से एक है और जहाँ पर बहुत सी स्पिरिचुअल एनर्जीज भी मौजूद है। साथ ही हमें यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि आखिर वांग लिन ने सोल रिफाइनिंग सेक्ट को क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर बस कुछ 200 ही गिने चुने कोर डिसाइपल्स हैं और जबकि 10,000 से भी ज्यादा बाहर के डिसाइपल्स हैं। साथ ही हमें ये बताया जाता है कि ये सेक्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, क्योंकि सिर्फ गिने चुने 100 कोर डिसाइपल्स के साथ भी ये 3 सेक्ट्स में नंबर 1 पे है। इसी के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट जो है वो दूसरे क्लैंस के सिर्फ कोर डिसाइपल्स को ही अपने अंदर लेगा, ना कि मॉर्टल्स को। साथ ही हमें यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि हर 3 साल बाद यहाँ पर एक ऐसा कॉम्पिटिशन होता है जहाँ पर आउटर डिसाइपल्स को आपस में फाइट करवाया जाता है, जिससे कि उनमें से कोर डिसाइपल बनने के लिए किसी एक को चुना जाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो कोर डिसाइपल्स होते हैं ना, उनको भी हर 3 साल में एक बार तो कम्पीट करना ही होता है ताकि वो अपने कोर डिसाइपल की स्टेटस को मेंटेन कर सके, और अगर वो हार जाते हैं तो उन्हें वापस से एक आउटर डिसाइपल का स्टेटस दे दिया जाएगा। साथ ही में ये भी बताया जाता है कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो, यहाँ पर ये सब मैटर नहीं करता, सिवाय तुम्हारे टैलेंट की। इसी दौरान हम वांग लिन को देखते हैं कि जो कि 500 किलोमीटर तक आ चुका था और अब आगे वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट में एंटर होने से पहले अपने मॉस्क्यूटोस को वहां से बाहर कर देता है और फिर अपनी फ्लोइंग स्वॉर्ड को निकाल कर वापस से अपने सफर की शुरुआत कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन कुछ किलोमीटर तक आगे जाता है तभी वहाँ पर एक लाइट फॉर्मेशन उसकी एंट्री को अचानक से ब्लॉक करना शुरू कर देती है। ये देखकर वांग लिन उसी वक्त अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड से उतर जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन के पीछे से एक रेड लाइट रे जैसी अटैक होने लगती है, जो कि आसपास सारे ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक रेड हेयर्ड ओल्ड मैन उसके सामने आ जाता है, जो कि अर्ली कोर फॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर होता है, और वो बटा आते साथ ही वांग लिन से पूछता है कि जरा बताओ कि तुम किस सेक्ट के डिसाइपल हो। जिस पर वांग लिन बताता है कि मैं एक रफ कल्टीवेटर हूँ जो कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट में एंटर करना चाहता है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन वांग लिन की तरफ देखने लगता है और फिर उससे कहता है कि एक रफ कल्टीवेटर के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंचना कोई आसान बात तो नहीं है। मुझे पता है कि तुम एक आउटर सेक्ट डिसाइपल बनना चाहते हो, जिससे कि तुम एक क्लोज ट्रेनिंग ग्राउंड को हासिल कर सको, है ना। जिस पर वांग लिन बहुत ही रिस्पेक्टफुली उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन उसे निराश करते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए अभी बहुत ही ज्यादा जल्दी है, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ सालों बाद वापस आओ और दोबारा से ट्राई करो। अब जाहिर है कि वांग लिन वापस तो जाने वाला है नहीं, तो वो अपनी एक स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि सीनियर, मैंने ये फ्लाइंग स्वॉर्ड को अभी कुछ साल पहले ही हासिल किया था, पर मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे यूज करूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक्सेप्ट कीजिए और मुझे अंदर जाने दीजिए। ये देखकर वो ओल्ड मैन वांग लिन की तरफ देखते हुए स्माइल करने लगता है और फिर वो उस स्वॉर्ड को लेते हुए बहुत ही जॉयफुल सा एक्सप्रेशन देने लगता है। पर हम देखते हैं कि वो तुरंत अपनी खुशी को छुपाते हुए से पूछता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली। जिस पर वांग लिन एक झूठी कहानी बताते हुए कहता है कि मैंने एक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर की जान बचाई थी और उसने मुझे एज अ साइन ऑफ थैंक्स ये स्वॉर्ड दिया था। ये सारी कहानी सुनने के बाद वो ओल्ड मैन वांग लिन से कहता है कि मुझे फॉलो करो, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही सोल रिफाइनिंग सेक्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अपने जेड प्लेटो को वांग लिन की तरफ पॉइंट करने लगता है, जिससे वहाँ की एंट्री पर लगा वो डिफेंस फॉर्मेशन वांग लिन को अंदर आने दे देता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन वांग लिन को एक लग्जूरियस पैलेस की तरफ ले जाता है, जहाँ पर बहुत से घर मौजूद। जैसे ही वो ओल्ड मैन उस जगह पर लैंड करता है, वो चिल्लाते हुए कहता है चांग दावी, जिस पर एक आवाज आती है जो कहता है कि हाँ, मैं बस अभी आया और आखिर तुम्हें इस वक्त क्या चाहिए और तुम मुझे क्यों आवाज दे रहे हो। हम देखते हैं कि जल्द ही वहाँ पर एक मिडिल एज्ड ओल्ड पर्सन, जिसके बाल बहुत ही ज्यादा व्हाइट थे और बहुत ही ज्यादा मैसी टाइप के थे, वो बाहर आता है। जिसके बाद वो रेड हेड ओल्ड मैन वांग लिन को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि ये मुझे अपने रास्ते में मिला और मैं इसे एज अ आउटर डिसाइपल यहाँ पर एंटर कराना चाहता हूँ। जिस पर वो व्हाइट हेयर ओल्ड पर्सन कहता है कि क्योंकि इसे तुम
तुमने खुद चुना है तो आखिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ। और फिर वो रेड हेड ओल्ड मैन आगे कहता है कि इस बार जब मैं सेक्ट से बाहर गया था तो मैंने 100 से ज्यादा सोल्स को कलेक्ट किया था और अब मैं इसे अपने सोल फ्लैग में ऐड करके इसे मेरी वन ऑफ द मेन सोल्स में से एक बना दूंगा और जैसे ही मेरा ये काम हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ वापस यहाँ पर आकर ड्रिंक जरूर करूंगा। जिसके बाद वो रेड हेड ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है और फिर वो व्हाइट हेड ओल्ड मैन वांग लिन की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर हम देखते हैं कि वांग लिन रिस्पेक्टफुल्ली कहता है कि मुझे कियान मू कहकर बुलाया जाता है। जिस पर वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि यहाँ पर इस माउंटेन पे जो 1019 नंबर का केक है वो तुम्हारा हुआ और इसे 1 साल तक यूज करने के लिए इसकी कॉस्ट 1 मिड ग्रेड स्प्रिट स्टोन होगी, बस 1 स्टोन और तुम इसे 1 साल तक के लिए यूज कर सकते हो। ये सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन अपने 2 मिड ग्रेड स्प्रिट स्टोन को बाहर निकालता है और फिर उस टोकन को अपने हाथ में लेते हुए उसे दे देता है। हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जब उस स्टोन को लेता है तो वो वांग लिन से पूछता है कि एक बात बताओ, आखिर तुमने उस रेड हेड ओल्ड मैन को क्या दिया कि वो तुम्हें यहाँ तक ले आए। जिस पर हम देखते हैं कि वांग लिन ऑनेस्टी के साथ आंसर देते हुए कहता है कि मैंने उसे एक फ्लाइंग स्वॉर्ड गिफ्ट किया है जो कि मुझे एक सीनियर ने पास्ट में दिया था। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि अब मैं समझा कि आखिर रेड हेयर ओल्ड मैन इतना ज्यादा खुश नजर क्यों आ रहा था। और साथ ही वो वांग लिन से कहता है कि कियान मू तुम्हें इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि आज से ठीक 6 महीने के बाद आउटर सेक्टर डिसाइपल कंपटीशन शुरू होगा और अगर तुम अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो तो शायद तुम जीत भी पाओ। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन भी वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हमें लू मेई को दिखाया जाता है जो कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट से अब 25 किलोमीटर दूर थी और वो उसी की तरफ देखती है। उसके पास एक जेड प्लेट्यू होता है जो कि उसे चेंग न्यू की तरफ लोकेट कर रहा होता है क्योंकि अगर वो 50 किलोमीटर के अंदर हुआ ना तो ये चीज रिएक्ट करना शुरू कर देगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो जेड प्लेट्यू अचानक से एक ग्रीन लाइट रिलीज करना शुरू कर देती है जो देखकर लू में कहती है कि क्या वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट में है। वाइल हम देखते हैं कि लू में यही सब सोच रही होती है। इसी दौरान जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर की ओरिजिनल सोल उस डेविल चाइल्ड के प्रेशर से एस्केप कर जाती है और इसके लिए उसे कुछ हिट्स तो खाने पड़े थे। हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट पर 3 फिस्ट साइज के डेंट्स मौजूद थे। हम देखते हैं कि इतना सब हो जाने के बाद वो वापस से अपने क्लैन में आ जाता है और क्लोज टू ट्रेनिंग करने बैठ जाता है। हम देखते हैं कि साथ ही उसने एक बॉडी को भी टुक ओवर करके उसे एक वेसल की तरह यूज कर रहा होता है। जिसके बाद वो एक हेवनली स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जो कि इमीडिएटली उसकी तरफ फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपना पॉइंट उस हेवनली स्वॉर्ड की तरफ करता है अचानक से उसके अंदर से शूली की आवाज आने लगती है जो कि उससे कहती है कि प्लीज मुझ पर मर्सी कीजिए। हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने सामने उस जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर को देखता है तो वो वहाँ पर नाटक करना शुरू कर देता है और उसके सामने रोते हुए कहता है कि वो तो वांग लिन था जिसने मुझे फोर्स किया कि मैं आपको चीट करूं। साथ ही वो वांग लिन को बहुत ही ज्यादा कर्स करना भी शुरू कर देता है। ये सुनकर वो डीमन क्लैन के एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही वो हैरान भी होता है और फिर वो कहने लगता है कि मुझे कोई शक नहीं कि तुम एक स्ट्रेंज स्वॉर्ड स्पिरिट हो क्योंकि ज्यादातर स्वॉर्ड स्पिरिट बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं। जिस पर शूलिक्यू एक राहत के सांस लेते हुए कहता है कि भला मैं किसी और की तरह कैसे हो सकता हूँ। एक वाइज मैन जानता है कि उसे किसे फॉलो करना चाहिए। सुनने के बाद वो जायंट डीमन अचानक से उसकी तरफ एक ग्रीन लाइट को शूट करने लगता है जिससे शूलिक्यू की बॉडी बहुत ही ज्यादा पेन में नजर आती है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। साथ ही वो वांग लिन को भी भला बुरा कहना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो डीमन क्लैन का एंसेस्टर चिल्लाते हुए कहता है और डिक्लेयर करता है कि आज से शूलिक्यू मेरे स्वॉर्ड की सोल होगी क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम चाहकर भी मुझसे एस्केप तो नहीं कर सकते। ये सुनकर शूलिक्यू भी कहने लगता है कि आपका बहुत शुक्रिया और फिर वो कहता है कि मैं कभी भी आपको बिट्रे नहीं करूंगा और अगर मैंने ऐसा किया तो आप मुझे 10,000 डीमंस के सामने डाल देना और फिर वो लोग मेरे बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इनफैक्ट हम देखते हैं कि वो तो ये भी कहता है कि इसे पता है कि वांग लिन यहाँ पर रिटर्न जरूर करेगा और जब वो वापस आएगा तो मैं उसके सामने हार मानने का नाटक करूंगा और फिर उसके पीछे से उस पर वार करूंगा। हम देखते हैं कि शूलिक्यू की ये सारी बातें और सिंसियरिटी देखने के बाद वो डीमन क्लैन का एंसेस्टर उसे एलिमिनेट करने का प्लान ड्रॉप कर देता है क्योंकि वो एंसेस्टर भी जानता था कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है कि एक स्वॉर्ड स्पिरिट इतने ज्यादा इंटेलिजेंस गेन कर ले। लेकिन यहाँ पर इस जायंट डीमन क्लैन के एंसेस्टर को ये बात पता नहीं थी कि शूलिक्यू कोई जीनियस स्वॉर्ड सोल नहीं है बल्कि उसके इंटेलिजेंट के पीछे का राज ये है कि वो खुद भी एक डीमन था। मीनवाइल हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जो कि उस 1090 केव के अंदर बैठा होता है। जिसके बाद वो 3 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन को बाहर निकाल कर उस केव के वॉल्स और एंट्रेंस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद दोबारा से कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। जल्दी हम देखते हैं कि उस केव के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ज्यादा डेंसर होने लगती है और जैसे ही वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वॉल के लेवल तक पहुंच जाती है हम देखते हैं कि एक बैरियर
ईयर उन्हें गायब होने से रोकने लगता है। एंड एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वांग लिन के बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। पर ये सारी एनर्जीज भी काफी नहीं थी कि वो उसे ब्रेक थ्रू कर सके और साथ ही उस डोमेन और उस सील से उसे छुटकारा दे सके। और एक दिन ऐसा आता है कि जब वांग लिन अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसकी कल्टीवेशन अब मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच चुकी है। लेकिन वांग लिन ये रियलाइज करता है कि उसके प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा स्लो है और अब उसके पास बस 15 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन ही मौजूद है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि इमीडिएटली काउंटलेस क्रैकिंग साउंड उस पूरे केव में गूंजने लगती है और ऐसा लग रहा था कि मानो कि अब ये केव इसके एनर्जीज को और ज्यादा रोक नहीं सकती। इसी वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन को अब इस गुफा को छोड़कर किसी दूसरे केव की तलाश करनी होगी। हम देखते हैं कि वो वहां से निकल जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि जब वांग लिन उस गुफा से बाहर आता है तो 1 साल गुजर जाता है और फिर वो सनसेट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मेरी कल्टीवेशन को खोए हुए मुझे 1 साल हो गया। इसी दौरान उसे अपने मन में जोरू का ख्याल भी आता है और वो सोचता है कि आखिर वो इस वक्त क्या कर रही होगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस खूबसूरत से सनसेट के बीच से एक सुंदर सी फिगर उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही होती है, जो कि एक लेडी की थी जो कि सोल डिफाइनिंग सेक्ट की तरफ ही आ रही थी। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि उसका फिगर ली मुआन से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर था, पर वांग लिन फिर भी उसे नहीं पहचान पाता कि ये ली मुआन का ही कोई अवतार है। इसी दौरान हमें चांग दावई को दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है, पर जैसे ही वो वांग को उस गुफा से बाहर आता हुआ देखता है वो उसकी कल्टीवेशन लेवल को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि भाई इसकी कल्टीवेशन लेवल इतनी जल्दी मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गई है। क्योंकि हमें यहाँ पर बताया जाता है कि वांग लिन के ओरिजिनल सोल कोलैप्स हो जाने की वजह से वो अपनी कल्टीवेशन लेवल को हाइड नहीं कर सकता, पर हम देखते हैं कि वांग लिन इस पर इनकार नहीं करता और वो रिस्पेक्टफुली अपने कल्टीवेशन को इतनी जल्दी पीक तक पहुंचने का रीजन भी बता देता है। और वो बताने लगता है कि वो फॉर्चुनेट था कि वो अपने मिडिल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से ब्रेक थ्रू कर जाए, क्योंकि यहाँ पर इंटेंस अमाउंट में बहुत ही ज्यादा हाई स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है और मेरे लिए ये करना ईजी था। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि चांग दावई उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें अब और किस चीज की जरूरत है, जिस पर वांग लिन उससे कहता है कि मुझे एक और केव की जरूरत है जहाँ पर इससे भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद हो। जिस पर चांग दावई उसे कहने लगता है कि ऐसा कल्टीवेटर तुम्हें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोर फॉर्मेशन की तलाश में कल्टीवेशन का फाउंडेशन अनस्टेबल हो सकता है। जिस पर वांग लिन कहता है कि मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया, पर मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो ओल्ड पर्सन उसे एक और जेड प्लेट्यू देता है, जिसे लेने के बाद हम देखते हैं कि वांग लिन उसे एक और मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन देता है और उस टोकन को हासिल करने के बाद वांग लिन उस पे लिखे नंबर को पढ़ने लगता है जो कि 803 होता है। और ये देखने के बाद वो उस ओल्ड मैन का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से निकल जाता है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि चांग दावई की बॉडी उसी को वहां से डिसअपियर होकर केव नंबर 1090 में पहुंच जाती है, जहाँ पर कि वांग लिन कल्टीवेशन कर रहा था। और कुछ देर उस जगह को एग्जामिन करने के बाद उस ओल्ड मैन को वहाँ पर कोई भी चीज स्ट्रेंज नजर नहीं आती, जैसा कि वांग लिन ने उसे बताया था। ये सारी चीजें देखने के बाद वो ओल्ड मैन अपने मन में कहता है कि मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ क्या, या फिर मैं कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो रहा हूँ, या फिर जैसा कि इसने बताया कि ये ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू पर पहुंच चुका था और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी ने उसे बस ब्रेक थ्रू करने में मदद कराई। क्योंकि रीजन चाहे जो भी हो, मुझे यकीन नहीं होता कि इसकी कल्टीवेशन इतनी जल्दी फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है। इसी दौरान हमें वांग लिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो केव नंबर 803 में पहुंच जाता है और जैसे ही वो उसके अंदर एंटर करता है हमें दिखाया जाता है कि ये एक दिखने में तो नॉर्मल केक था, पर उतना ही ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड था। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जीज गैदर हो रही है जो कि एक फॉर्मेशन का रूप ले रही थी। लेकिन जब वांग लिन यहाँ पर एंटर करता है तो वो इस जगह को एनालाइज और अब्सॉर्ब करने में लग जाता है और कुछ देर अच्छी तरीके से इस जगह को एग्जामिन करने के बाद वांग लिन ये समझ जाता है कि ये एक फेक स्पिरिचुअल वेन फॉर्मेशन है जो कि रियल स्पिरिट वेन से कनेक्ट करती है। लेकिन वो इस बात को जाने देता है और वहाँ पर आराम से एक जगह पर बैठकर अपनी आसपास की वॉल्स पर बाउंड्रीज लगाते हुए अपने पास से 3 हाई क्वालिटी स्टोन्स को बाहर निकालता है और फिर उनकी एनर्जीज को कल्टीवेशन के थ्रू अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। और फिर हमें बताया जाता है कि 3 स्पिरिचुअल एनर्जीज फॉर्मेशन की मदद से और उनमें हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स को ऐड करने के बाद यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच जाती है और फिर वो सभी एनर्जीज वांग लिन की बॉडी में एंटर करना स्टार्ट कर देती है। एंड एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि वांग लिन की पूरी बॉडी
बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी के लेयर में कवर हो जाती है, जो कि दिखने में आइस जैसा लग रहा होता है। साथ ही वो फ्लोर और एंटायर केव पूरी तरीके से ब्लू आइस में कवर हो जाता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि एट द सेम टाइम वो डोमेन और वो जो सील जो कि वांग लिंग के फोरहेड पर मौजूद था, वो दोनों भी वांग लिंग की स्पिरिचुअल एनर्जीज को अब्सॉर्ब करने के बाद पहले से ज्यादा सॉलिड बनने लगी थी। यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि वो सील्स और डोमेन अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। साथ ही हमें बताया जाता है कि वक्त और थोड़ा आगे जाता है और ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि वांग लिंग बिना रुके वहाँ पर लगातार 2 महीने तक कल्टीवेट करता रहता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ अब एक लेट स्टेज फाउंडेशन स्टैब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच जाती है। इसी दौरान वांग लिंग अपनी आंखें खोलता है और वो उस केव के अंदर मौजूद सारे फॉर्मेशन की तरफ देखने लगता है, पर इसी दौरान उसकी नजर फ्लोर पर जाती है। वो अपने हाथ से उस फ्लोर को टच करता है, जिससे वहाँ मौजूद वो फॉर्मेशन इमीडिएटली शैटर्ड हो जाती है। और फिर हमें बताया जाता है कि जैसे ही वो फर्स्ट फॉर्मेशन शैटर्ड होती है उस फ्लोर से, तो वहाँ पर दूसरी लेयर फॉर्मेशन की दिखने लगती है। जैसे ही वांग लिंग ये चीज देखता है, वो ये प्लान करने लगता है कि वो उस फेक स्पिरिट विंग को बाहर निकाल देगा और इसके अंदर जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है वो उसे यूज करके अपने लेवल के कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच जाएगा। यहाँ पर वांग लिंग का पूरा प्लान सेट हो चुका था। हम देखते हैं कि अपने इस प्लान को थोड़ा और स्टडी करने के बाद वांग लिंग वहाँ पर अपने हैंड साइन को यूज करते हुए काफी सारे सील्स को फॉर्म करता है, जिससे वहाँ पर सेवरल इल्यूजनरी बाउंड्रीज बन जाती है, जो कि एक के बाद एक लगातार बन रही होती है। ये सारी चीजें करने के बाद वांग लिंग उन सारी इल्यूजनरी बाउंड्रीज को एक के बाद एक मिलाकर वो उन सभी को एक साथ रखता है। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि इस काम में वांग लिंग के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन उसने लगाई थी वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और अपने करंट कल्टीवेशन लेवल के साथ इस चीज को अचीव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिंग अपने फिंगर को उस फॉर्मेशन की तरफ पॉइंट करता है, जिससे एक इल्यूजनरी रिस्ट्रिक्शन उस फॉर्मेशन पर लैंड करता है। लेकिन उसके अगले पल हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन वहाँ पर शूक कर जाती है और उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल फोर्स लीक करना शुरू कर देती है और जो कि चारों तरफ फैल रही होती है। ये देखकर वांग लिंग थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो जाता है, जिसके अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही वो पावर वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है, वो फॉर्मेशन काम करना बंद कर देता है और अब उसमें से कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जीज बाहर नहीं आ रही होती। ये देखकर वांग लिंग उस फॉर्मेशन को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो अपने उसी कुन क्रिस्टल स्टोन को रिवील करता है, जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर ले। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इमीडिएटली उस कुन क्रिस्टल में से एक वेव ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी इरप्ट हो जाती है, जो देखकर वांग लिंग भी थोड़ी देर के लिए हैरान था। हम देखते हैं कि इतने ज्यादा हाई अमाउंट में और वो भी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी के सर्च होने की वजह से वांग लिंग के जो फोरहेड पर वो मार्क था वो धीरे धीरे डिम्ड होने लगता है, जैसे कि वो डिसअपीयर हो रहा हो। लेकिन यहाँ पर हमें साफ बताया जाता है कि उसके फोरहेड पर बना वो सील अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, ना ही कि डिस्ट्रॉयड है। पर हमें ये बताया जाता है कि वो जो सील था वो अब पहले से थोड़ा कमजोर हो चुका है। जिसके बाद जब वांग लिंग अपनी आंखें खोलता है तो वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि कुन क्रिस्टल स्टोन भी अब पहले से ज्यादा वीकेंड हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और अब नेक्स्ट वीडियो आएगी 2 दिन बाद, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, जिससे कि तुम्हें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।